भारत में ज्यादातर लोगों के लिए निवेश का मतलब होता है एफडी करवाना। ट्रिप के लिए पैसे सेव करने, एफडी करवा दो। बच्चों के लिए पैसे सेव करने, एफडी करवा दो। कुछ नहीं समझ आ रहा, फिर भी एफडी करवा दो। काफी कम लोगों को एफडी के बारे में सही जानकारी है और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एफडी से जुड़े 6 ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, एफडी को लेके लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एफडी में पैसा निवेश कर दिया मतलब एकदम सेफ हो गया और अपना पैसा कहीं नहीं जाएगा। पर क्या होगा अगर आपने जिस बैंक में पैसा रखा हुआ है वो बैंक ही डूब जाए? अब आप लोग बोलोगे कि आरबीआई तो बैठा है इन सब के लिए। तो ये बात सच है, लेकिन ये सिर्फ आधी सच है। आरबीआई आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट को इंश्योर करता है, पर ये बात सारे बैंकों के लिए नहीं है। अब देखिए, डिपॉजिटर का जो पैसा है वो आरबीआई के एक बॉडी DICGC से इंश्योर होता है। अब इसमें काफी सारी बैंक्स कवर्ड है, पर फिर भी कुछ गिनी चुनी बैंक्स है जो इसमें कवर्ड नहीं है। अब दुर्भाग्य से हमारे पास वो लिस्ट नहीं है जिसमें कौन कौन सी बैंक कवर्ड है ये हम आपको बता सके, और ये सारी जानकारी आप गूगल पर आसानी से ढूंढ सकते हो। और ऊपर से काफी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता ये जो DICGC का इंश्योरेंस है वो सिर्फ बैंक्स के लिए होता है, एनबीएफसी के लिए नहीं होता। फिर चाहे वो बड़ी एनबीएफसी क्यों ना हो, जैसे कि बजाज फिनसर्व या फिर टाटा कैपिटल। अब दूसरा फैक्ट ऐसा है कि हमें लगता है कि हमारा जो पैसा एफडी में निवेश किया हुआ है, अगर उसकी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो हम उस एफडी को तोड़ के उस पैसे को निकाल सकते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है, एफडी को अगर आप समय से पहले तोड़ देते हो तो आपको एक पेनल्टी लगती है, और उसके अलावा जो ब्याज दर उन्होंने बताया रहता है उससे कम आपको ब्याज मिलता है, तो इससे आपका काफी नुकसान होता है। पर एफडी तोड़ने से अच्छा आप एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो अपने एफडी के खिलाफ। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती क्या है, पर आपने एफडी के खिलाफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना क्यों अच्छा है अपने एफडी के तोड़ने से, चलिए देखते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो एक बैंक के लोन की तरह ही काम करता है। आपकी एफडी के 80 से 90% अमाउंट की आपको एक क्रेडिट लाइन दी जाती है, और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तब आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो, और जब नहीं चाहिए तब वापस डाल सकते हो। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने दिन के लिए पैसे इस्तेमाल करोगे उतने दिन का ही आपको ब्याज लगेगा। अब मान लीजिए एक महीने में आपको 20 दिन ही पैसों की जरूरत पड़ती है और 21वें दिन आप जाके वापस से पैसे भर देते हो, तो उस 20 दिन का जितना ब्याज होगा उतना ही आपको ब्याज लगेगा। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है जो कि आपको पर्सनल लोन में नहीं मिलती। प्लस अगर आप ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एफडी के अगेंस्ट लेते हो तो आपको 1 से 2% ब्याज दर पे ही मिल जाता है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इंटरेस्ट मतलब फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट प्लस 1 से 2%। मतलब अगर आपको एफडी से 6% का इंटरेस्ट आ रहा है तो 6% प्लस 1 से 2% मतलब आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में 7 से 8% का ब्याज ही देना पड़ेगा। तीसरी फैक्ट ऐसी है कि काफी सारे लोगों को लगता है कम ब्याज दर मतलब कम रिस्क। सच बताना, आपको भी ऐसे लगता है ना? अगर कोई बैंक आपको कम ब्याज दर पर दे रहा है इसका मतलब आपको लगता है वो ज्यादा सेफ है और आपको उसी को चुनना चाहिए। काफी सारे ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो आपको ट्रेडिशनल बैंक से 1 से 2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, और फिर भी हम उसमें पैसा नहीं रखना चाहते क्योंकि हमें लगता है ये बहुत रिस्की है। और हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि कोई बैंक अगर DICGC के अंडर इंश्योर्ड है तो वो आपके 5 लाख तक के डिपॉजिट को एकदम सेफ रख सकती है। इसकी गारंटी तो आरबीआई लेता है। तो अपने पैसों को ऐसे बैंक में रखना जहां पर आपको लोअर रेट मिल रहा है, उससे अच्छा आप अपने पैसों को ऐसी जगह रख सकते हो जहां पर आपको हायर रेट मिल रहा है और वो बैंक भी कवर्ड है DICGC से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा पैसा अगर 5 लाख से ज्यादा है तब क्या करें? तो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए तो उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करके 5-5 लाख की इन्वेस्टमेंट को करके आप अलग अलग बैंक्स पे रख सकते हो जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिल रहा है और वो बैंक कवर्ड भी है DICGC के अंडर। अब चौथा फैक्ट, हमने ये देखा है कि लोगों के मन में एक बहुत बड़ा परसेप्शन है एनबीएफसी या फिर नॉन बैंक फाइनेंशियल जैसे कि बजाज फिनसर्व वगैरह को लेके कि इनमें एफडी करवाना बहुत रिस्की हो सकता है और पता नहीं पैसा कब डूब जाएगा। अब एनबीएफसी को DICGC कवर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी एनबीएफसीज है जो काफी सारे बैंकों से भी ज्यादा सेफ है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बजाज फिनसर्व की जो एफडीज है उसको AAA रेटिंग दी गई है क्रिसिल से, CRISIL। अब क्रिसिल जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए सिविल की तरह काम करता है, जैसे सिविल इंडिविजुअल्स के लिए है वो क्रिसिल कॉर्पोरेट्स के लिए। मतलब इन शॉर्ट अगर बताओ तो क्रिसिल इज अ रेटिंग एजेंसी फॉर ऑल द कॉर्पोरेट्स। और AAA मतलब बहुत ज्यादा सुरक्षित, यानी कि जो बजाज फिनसर्व की एफडी है वो AAA रेटिंग है उसको, यानी कि वो बहुत ज्यादा सुरक्षित। और येस बैंक की जो एफडी है उसको A- रेटिंग दी गई है, यानी कि AAA से 7 स्टेप्स नीचे। और फिर भी लोग येस बैंक में एफडी कराना पसंद करते हैं बजाज फाइनेंस से। क्यों? क्योंकि वो एक बैंक है। और किसी भी एनबीएफसी में अगर आप एफडी करवा रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अगर आप उस एफडी को समय से पहले तोड़ देते हो तो वहां पर आपको पेनल्टी थोड़ी ज्यादा लगेगी बैंक्स के कंपैरिजन में। अब पांचवा फैक्ट ऐसा है कि आप सबको पता है कि एफडी पे आप जितना ब्याज कमाते हो उस पर टैक्सेस लगते हैं। तो अगर आपने अपना पैन बैंक में सबमिट किया है तो 10% टीडीएस कटेगा, और अगर नहीं किया तो 20% टीडीएस कटेगा। तो अगर आप इससे ज्यादा यानी कि 10% या 20% से ज्यादा टैक्स भरते हो तो आप इसको अलग से भर सकते हो, और अगर आपका इससे कम टैक्स बनता है तो आप इसको वापस क्लेम कर सकते हो। पर क्या होगा अगर आपको पता है पहले से ही कि आपका जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से अंदर बनने वाला है और एफडी का इनकम जोड़ के, तो उस केस में आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आप अपने बैंक में 15G/15H फॉर्म सबमिट कर सकते हो और आपका बैंक आपके इंटरेस्ट इनकम से कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा, और इससे आपकी काफी सारी मेहनत बच जाएगी। अब हमें कमेंट पे जरूर बताना कि इनमें से कौन सा फैक्ट है जो आपको नहीं पता था।